Jai Hind दोस्तों, welcome back to the Smart IS Foundation. You are watching Pre-Secure with me Raj Gaurav, and on today I will discuss these topics from current affairs. साइक्लोन की वजह से जो अभी साइक्लोन चल रहा है जिसने पूरे इंडिया को हिट कर रखा है, सो आई वाज नॉट फीलिंग वेल. साइक्लोन के कारण से इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉब्लम होता है, फ्लाइट वगैरह कैंसिल हो जाती है. मेरे भी ट्रेवल जो प्लान थे वो भी थोड़े चेंज हो गए. पर उससे ज्यादा पता है कौन परेशान होता है? जिनको साइनस की प्रॉब्लम होती है. मेरे जैसे कुछ लोग साइनस की प्रॉब्लम वाले तुरंत छी 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 करना स्टार्ट कर देते हैं. सो इस वजह से आज अक्टूबर 30 का प्री सिक्योर में टाइम पर नहीं कर पाया. तो मैंने अक्टूबर 30 और 31 दोनों को मिलाकर तुम्हारे लिए ये प्री सिक्योर प्रिपेयर किया है. ये अक्टूबर 2025 मंथ का लास्ट प्री सिक्योर होगा. आप ये अक्टूबर वाला रिवाइज कीजिए अपने अपकमिंग जो आपका करंट अफेयर्स स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है उसके लिए भी. फिर अगेन मंडे से नवंबर से आपका प्री सिक्योर, फिर उसी तरह से मंडे टू फ्राइडे रेगुलर हो जाएगा. ओके. अब हम आज के प्री सिक्योर का अगर एजेंडा डिस्कस करें तो आज जो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा कोरापुट कॉफी के ऊपर. कोरापुट कॉफी इसका क्या रेलेवेंस है? कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है? पहले भी वैसे मैंने कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में प्री सिक्योर में तुम्हें बताया है. आज हम कोरापुट कॉफी की बात करेंगे. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको अपने स्पीच में अभी रिसेंटली वो मन की बात कर रहे थे और रेडियो पर, वहां पर भी उन्होंने कोरापुट कॉफी का मेंशन किया था. क्या इसके फीचर्स होते हैं, इंडिया में कॉफी का क्या स्टेटस है, ये सारी चीजें. द सेकेंड टॉपिक वुड बी सुखोई सुपरजेट 100. सुखोई सुपरजेट 100, जब हम ये सुखोई वर्ड सुनते हैं या सुपरजेट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसा एक प्लेन आता है जो कि फाइटर प्लेन का इमेज हमारे दिमाग में क्रिएट होता है. बट यहाँ पे जिस सुखोई सुपरजेट 100 की बात कर रहे हैं ना, दैट्स नॉट एक्चुअली अ फाइटर प्लेन. दैट्स एक्चुअली अ कॉमर्शियल प्लेन बीइंग यूज्ड फॉर कैरिंग पैसेंजर्स. हमारे तुम्हारे जैसे पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए सुखोई सुपरजेट 100 यूज किया जाएगा. अब इसके और भी बाकी डिटेल्स है जो आज हम डिस्कस करेंगे. द थर्ड टॉपिक वुड बी कोयला शक्ति. कोयला शक्ति, कोल से रिलेटेड कोयला शक्ति. इंडिया में कोल का जिस तरह से हम कोल पे डिपेंडेंट रहते हैं, हमारी जो एनर्जी की नीड है, एनर्जी नीड का जो सबसे लार्जेस्ट पोर्शन है ना, वो कोल पावर्ड ही होता है, थर्मल पावर ही है. तो हम कोल से रिलेटेड ये डिटेल्स डिस्कस करेंगे कि कोयला के डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें और ट्रांसपेरेंसी किस तरह से कोल के सेक्टर में लाने के लिए कोयला शक्ति को स्टार्ट किया जा रहा है. इससे डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर बनाया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी और भी कई इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जो फुलफिल होंगे. फोर्थ टॉपिक वुड बी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम. अब यहां से ना दो चीज सीखने मिलेगी आपको यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम से, कि एक तो साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर नेशंस हैं वो एक कन्वेंशन कर रहे हैं ओवरऑल ग्लोबल लेवल पर साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी स्टेप्स लिए जा सकते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए. बट एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ इट. इंडिया ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम को नहीं साइन किया है. क्यों नहीं इंडिया ने साइन किया है, क्या इंडिया के कंसर्न है अपने, वो हम डिस्कस करेंगे. ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइबर क्राइम कंट्रोल नहीं करना चाहती है, बट स्टिल इट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन. मोस्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के जो कन्वेंशन होते हैं ना, या ऐसे वर्ल्ड लेवल के ग्लोबल लेवल के जो कन्वेंशन होते हैं, इंडिया खुशी खुशी उसका पार्ट बनता है, पर इसका नहीं है. तो वो हम कंसर्न याद रखेंगे, ठीक है, हमारे प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए. द फिफ्थ टॉपिक वुड बी नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन. हमारे फार्मर्स भाई बंधुओं के लाइफ में उनके सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए, सीड्स से रिलेटेड उनको बेहतर क्वालिटी देने के लिए नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन क्या काम करता है वो. और फिर आपके लिए आज प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे और प्रीवियस डे के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे. ये आज के प्री सिक्योर का हमारा एजेंडा होगा. ओके. नाउ कम टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक. जो पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो किस चीज पर है? वो है कोरापुट कॉफी के ऊपर. आप यहां देख सकते हो कोरापुट कॉफी. और प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने मन की बात जो प्रोग्राम है, मन की बात प्रोग्राम के बारे में भी इसकी हिस्ट्री को पढ़ना, मन की बात प्रोग्राम की हिस्ट्री को, कि प्राइम मिनिस्टर ने इसको कब स्टार्ट किया. मन की बात प्रोग्राम की जैसे और भी ऐसे कोई इनिशिएटिव किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने कभी लिया हो, ठीक है. या फिर जैसे एक एग्जांपल तुमको मैं देता हूँ, कई बार वैसे क्लासेस में भी मैंने ये एग्जांपल दिया है कि बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने क्या स्टार्ट किया था, उन्होंने स्टार्ट किया था जनता दरबार लगाना, है ना. और ऐसे कई स्टेट्स में आपने देखा होगा, यूनियन टेरिटोरीज में भी देखा होगा. यू कैन शेयर द एग्जांपल्स इन कमेंट सेक्शन. ये सारे जो इनिशिएटिव्स होते हैं ना, जनता दरबार या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी की मन की बात, ये इस पर्पज से बनाए जाते हैं कि डायरेक्टली पब्लिक के कंसर्न को, उनके मन की बात को, उनके अंदर क्या चल रहा है उसको एड्रेस किया जा सके. यूजुअली हमारे यहाँ जो गवर्नेंस चलता है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग चलता है, बट डायरेक्टली पीपल का पार्टिसिपेशन डेमोक्रेटिक सेटअप में बढ़े और ज्यादा, सिर्फ वोटिंग तक ही लिमिटेड नहीं हो. दैट्स वाई जनता दरबार, मन की बात जैसे इनिशिएटिव्स होते हैं. तो इनकी हिस्ट्री के बारे में भी पढ़िएगा, ऐसे ऐसे एग्जांपल्स कलेक्ट कीजिएगा, आपके मेंस के आंसर्स में बड़े काम आएंगे, इंटरव्यू में आंसर्स देने में आपको हेल्प होगी, ठीक है. सो रिसेंटली जो मन की बात कंक्लूड हुआ था उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोरापुट कॉफी का मेंशन किया था.
जरा इस पिक्चर को भी ध्यान से देखो, जो कुछ भी मैं स्लाइड में लगाता हूं उसके पीछे एक पर्पस होता है। यहां मैंने ये पिक्चर अटैच किया है, इसका काम आएगा तुम्हें। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, इस रीजन में कोरापुट कॉफी को ग्रो किया जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन है कोरापुट कॉफी एंड कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया से रिलेटेड। द फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कोरापुट कॉफी प्लांटेशन। और कोरापुट कॉफी कहां का है, तो ये आपने अभी देख लिया है, कहां, ओडिशा। कोरापुट कॉफी प्लांटेशन विच हेल्प इन बोथ इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन एंड एनहेंसिंग ट्राइबल लाइवलीहुड। यहां तक ये स्टेटमेंट की बात करें तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। कैसे सही है कि इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन का काम तो होगा ही, एंड ट्राइबल लाइवलीहुड को भी बेहतर करने का काम करता है। उड़ीसा में अच्छी खासी ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, और अगर ट्राइबल पॉपुलेशन अगर अपने किसी भी टाइप के एग्रीकल्चरल मेथड को अडॉप्ट करती है ना, तो वहां पे लगभग 99% तो गारंटी रहती है दैट दे वुड एड्रेस द इकोलॉजिकल कंसर्न्स। इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन का काम करेंगे, इकोलॉजिकल जो भी कंसर्न हो सकती है उसको वो खुद ऑटोमेटिकली एड्रेस कर देते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ट्राइबल लाइफ, दैट इज द ब्यूटी ऑफ ट्राइबल प्रैक्टिसेस। सो बिल्कुल इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन का भी काम कर रहा है, उनके लाइवलीहुड का भी पार्ट है। आर फाउंड इन कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा। अब यहां तक स्टेटमेंट बिल्कुल सही था, लेकिन ये जो स्टेटमेंट आ गया ना, दे आर फाउंड इन कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा, ये गलती हो गई। क्यों गलती हो गई, क्योंकि जो मैंने तुम्हें पिक्चर दिखाया था और मैंने क्या बताया कि देखो इस रीजन में कोरापुट कॉफी को ग्रो किया जाता है, क्या ये तुम्हें कोस्टल रीजन की तरह दिख रहा है? नहीं ना, ये हिली रीजन है, हाई एल्टीट्यूड वाला रीजन है ओडिशा का। सो एक्चुअली में कोरापुट कॉफी वो कहां पर ग्रो की जाती है, हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन में ग्रो की जाती है, कोस्टल रीजन में नहीं। यहां तक स्टेटमेंट बिल्कुल सही था, इट इज एड्रेसिंग द इकोलॉजिकल कंसर्न्स, द इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन का काम कर रहा है, ट्राइबल लाइवलीहुड को भी प्रमोट कर रहा है, बट कोस्टल रीजन नहीं, ओडिशा के हाई एल्टीट्यूड रीजन में। रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। और आंसर के इंस्ट्रक्शंस को भी ध्यान दो, तो इनकरेक्ट ढूंढना है। तो ये टू ओनली तो आंसर हो नहीं सकता है, अब हमें यहां से देखना होगा। कॉफी रिक्वायर्स अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड ग्रोज वेल इन लोमी सॉइल्स रिच इन ह्यूमस, आयरन एंड कैल्शियम। यहां से भी देखो इस स्टेटमेंट को चेक कर सकते थे, कॉमन सेंस कैसे लगवाना होता है। दैट्स वाई हमेशा मैं बोलता हूं, पहले भी कई बार बोला है कि प्री सिक्योर में क्वेश्चन इसलिए पहले डालते हैं कि आप क्वेश्चन पढ़ के भी कैसे एग्जाम में प्रीलिम्स में अप्रोच करना है वो सीखो। बाकी आगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो तुम्हें प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए दिए जाते हैं। यहां देखो क्या लिखा हुआ है, कॉफी रिक्वायर्स अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट which grows well in loamy soils rich in humus, iron and calcium। कोस्टल रीजन में ना आपको ह्यूमस रिच सॉइल नहीं मिलेगा, बहुत रेयरली ह्यूमस रिच सॉइल होता है। सो ये भी एक कनेक्शन है कि कोस्टल रीजन में ह्यूमस रिच सॉइल नहीं मिलना है, तो कोस्टल रीजन में तो कोरापुट कॉफी नहीं ग्रो होगी। और ह्यूमिड, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की बात करें तो बिल्कुल उड़ीसा में आपको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट मिलेगा, इवन हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन पर भी मिलेगा। उड़ीसा की जो यूजुअल टोपोग्राफी है, वहां का जो एनवायरमेंट है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ही कॉफी ग्रो होता है। इसके देखो इसका लॉजिक क्या है, इसको हम कैसे समझेंगे, तो इसको समझने के लिए देखिए, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के, एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूं अभी। हाँ, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट कई बार तुमने पिक्चर के डायलॉग्स में सुना होगा, या ऐसे बोलचाल की भाषा में सुना होगा, या कभी किसी रेस्टोरेंट में गए होगे तो वहां पे आपने सुना होगा कि फिल्टर कॉफी जो है ना, फिल्टर कॉफी इज वेरी लाइक इट्स अमंग द मोस्ट फेवरेट ड्रिंक बाय द पीपल ऑफ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। हमारे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो हमारे देशवासी रहते हैं, उनके लिए फिल्टर कॉफी एक फेवरेट ड्रिंक होती है। ठीक है, फेवरेट पेय पदार्थ होता है। एक बड़ी अच्छी अभी पिक्चर भी आई थी, वेब सीरीज आई थी, उसमें दो लोग बातें कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि लाइक कॉफी इज लाइक रिलीजन फॉर देम, है ना, कि कॉफी उनके लिए रिलीजन की तरह है, कि भाई उससे वो समझौता नहीं कर सकते, ऐसा कुछ था। सो इंडिया के सदर्न पार्ट में हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट भी मिलता है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला पार्ट पड़ेगा। सो यस, कॉफी के कल्टीवेशन के लिए आपको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है। ये चीज भी आज से आप याद रखिएगा, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से ऐसे कंपेयर करके। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, सेकंड तो करेक्ट हो गया, फर्स्ट रॉन्ग हो चुका था। द कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया इज स्टेचुरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इनकरेक्ट ढूंढना था तुम्हें, वन इनकरेक्ट है, टू करेक्ट है, तो आंसर बी तो हो नहीं सकता, ए भी नहीं हो सकता क्योंकि टू करेक्ट है, डी भी नहीं हो सकता। तुम आंसर पर पहुंच चुके हैं, आंसर क्या होगा, 1 and 3 ओनली। यहां से एक बात तुम्हें बिना याद किए समझ में आ गया कि कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया अब स्टेचुरी है या नहीं है, वो तो सर आगे बताएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के है या नहीं है, अब ये दोनों में से कोई एक चीज तो गलत है, और जब ये दोनों में से कोई एक चीज गलत है तो हमारा आंसर 1 and 3 पर हम पहुंच चुके हैं। 1 and 3 आर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। आगे देखो, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया बिल्कुल स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन किसके अंडर आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन है, 1942 में कॉफी एक्ट के थ्रू बना था। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, बट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर है।
बाकी अब हम इंडिया में कॉफी कल्टीवेशन की अगर बात करें तो इंडिया में कॉफी कल्टीवेशन डिफरेंट टाइप्स के कॉफी कल्टीवेट किए जाते हैं, जैसे अरेबिका, रोबस्टा। पहले भी प्री सीक्यू के सेशन में मैंने तुम्हें अरेबिका, रोबस्टा के बारे में बताया है। टॉप ग्रोइंग स्टेट्स की बात करें तो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, दीज आर द टॉप ग्रोइंग स्टेट्स, स्पेशली कर्नाटका। ठीक है। अभी कर्नाटका के कल्चर पर बेस्ड एक बड़ी अच्छी मूवी मार्केट इंडस्ट्री में अच्छा कर रही है, कांतारा नाम की मूवी। राइट, अच्छा है, आप उसको रेफर कर सकते हो, बहुत सारी चीजें आपको हिस्टोरिकल एग्जाम्पल भी मिलेंगे। कॉफी के लिए क्या सुटेबल एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, तो हाई एल्टीट्यूड जैसे 600 टू 1600 मीटर अबव सी लेवल ऐसा कुछ चाहिए होता है, इतना ही हाई एल्टीट्यूड, इससे बहुत ज्यादा नहीं। 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। रेनफॉल भी बहुत ज्यादा नहीं, 150 से 250 सेंटीमीटर, ताकि वेल ड्रेन सॉइल हो लेकिन उसमें बारिश का पानी नहीं जम जाए। ह्यूमस कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आयरन एंड कैल्शियम भी उस सॉइल में होना चाहिए। इन रीजन्स में आपको ऐसे सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस में कॉफी के जो भी हमारे फ्रूट्स होते हैं या बेरीज होते हैं, सीड्स होते हैं, सीड्स एक्चुअली में इन फ्रूट से जो निकाले जाते हैं वो काफी अच्छे ग्रो होते हैं। ठीक है। सेड लविंग क्रॉप होता है, ये चीज भी ध्यान रखना है, सेड लविंग क्रॉप मतलब अगर आसपास बड़ी ट्री है या ट्री के लीव्स हैं तो वहां पर ना कॉफी बीन्स बड़े अच्छे से ग्रो करेंगे, सीड्स चाहिए इसको। रीजन्स ऑफ कल्टीवेशन की बात करें तो कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट भी इमर्ज कर रहा है कॉफी कल्टीवेशन के लिए। कोरापुट कॉफी ओडिशा के हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन में ग्रो किया जाता है। दिस इज बीइंग ग्रोन बाय द ट्राइबल पीपल ऑफ ओडिशा, जिससे कि ट्राइबल लाइवलीहुड भी प्रमोट हो रहा है, और साथ ही साथ विमेन का पार्टिसिपेशन कोरापुट कॉफी में ये चीज को दिखाता है दैट दैट ट्राइबल सोसाइटी इज एड्रेसिंग द वेरी मच नीड ऑफ सोसाइटी, दैट वीमेन आर नॉट जस्ट part of family life, personal life. They also play a very important role in agriculture. They also play a very important role in socio-economic practices. तो ये चीज भी कोरापुट कॉफी ग्रो करने वाली हमारी जो उड़ीसा की ट्राइबल सोसाइटी है इस चीज को एड्रेस कर रही है। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया अभी कोरापुट कॉफी को सपोर्ट कर रहा है, सेम लाइक द अराकू कॉफी ऑफ आंध्र प्रदेश। तो यहां से एक और चीज हमें समझ में आया कि अराकू कॉफी, ए फॉर अराकू कॉफी, इज रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश, विच इज बीइंग सपोर्टेड बाय द कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया एज अ काइंड ऑफ ट्राइबल कॉफी। अराकू कॉफी भी आंध्र प्रदेश की ट्राइबल सोसाइटी ग्रो करती है। कोरापुट कॉफी भी उत्तर प्रदेश बोल रहे उड़ीसा की ट्राइबल सोसाइटी हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन में ग्रो करने का काम करती है। इतना आपको इस न्यूज से जानना था डिटेल में। ठीक है। अब हम सेकंड टॉपिक पर आते हैं। सेकंड टॉपिक था सुखोई सुपरजेट 100 के बारे में। आप यहां पर ये पहले न्यूज क्लिप देखो, क्या लिखा हुआ, एचएएल, द हिंदू क्या बोल रहा है, एचएएल साइंस पैक्ट विथ रशियन फर्म फॉर सिविल एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन। दो चीज हमें समझ में आ गया कि यहां पे सुखोई जो जेट की हम बात कर रहे हैं, और एक और चीज यहां पर फिर से अगेन हम न्यूज क्लिप को देखें, SJ-100, सुखोई SJ-100 एयरक्राफ्ट फॉर डोमेस्टिक कस्टमर्स, मतलब हमारे तुम्हारे जैसे डोमेस्टिक कस्टमर्स, ये जो हमारे जो भी डिग्निटरीज हैं, स्पेशल गेस्ट्स हैं, डिग्निटरीज है, इंडस्ट्री के मेंबर्स होंगे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स होंगे, इनके लिए है, डोमेस्टिक कस्टमर्स के लिए है। ये इंडियन एयरफोर्स में फाइटर या डिफेंस के लिए यूज नहीं होगा, ये डोमेस्टिक कस्टमर्स के लिए यूज होने वाला है, सुखोई SJ-100। सो एचएएल एंड रशियन फर्म डोमेस्टिक कस्टमर्स को देखते हुए, डोमेस्टिक कस्टमर्स को नीड को देखते हुए ये पैक्ट साइन कर रहे हैं, जिससे कि डोमेस्टिक कस्टमर्स की नीड ज्यादा बेहतर हो, और इसमें बहुत ज्यादा रिफॉर्म की जरूरत है। इसका भुक्तभोगी मैं आज भी हूं। मेरी वापस जाने की फ्लाइट अचानक से कैंसिल कर दी गई। ये एयर ट्रैफिक वाले, एयर ट्रैफिक नहीं क्या बोले आपको, एयर सर्विसेज वाले की जो मनमानी चल रही है ना, मोनोपोली जो है, इसको बिल्कुल एड्रेस करने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें हैं, लोग रेलवे की बुराई करते हैं, बट फिर भी रेलवे इन सब से ना थोड़ी बेहतर है। टाइम ज्यादा लेता है रेलवे, थोड़ा सफाई का, हाइजीन का इशू रहता है, रस ज्यादा रहता है, बट अचानक से ऐसा कैंसिल नहीं होता है जिस तरह से ये प्लेन कैंसिल कर देते हैं। क्या बोले, खैर। तो डोमेस्टिक कस्टमर्स के लिए ये सुखोई सुपरजेट 100 स्टार्ट करने वाले हैं। सुखोई सुपरजेट 100 इंडिया में बनाने की बात होगी। पहला स्टेटमेंट क्या, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस विल मैन्युफैक्चर SJ-100 इन इंडिया फॉर डोमेस्टिक कस्टमर्स। एक्चुअली ये अडानी जी को नहीं मिला है, ये कौन कर रहा है, एचएएल कर रहा है। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। पहला रॉन्ग हो गया। सेकंड, द SJ-100 प्रोजेक्ट मार्क्स द रिजम्पशन ऑफ इंडिजीनियस सिविलियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया आफ्टर द AVRO HS-748। बिल्कुल, देयर वाज अ टाइम इन इंडिया जब हम इंडिजीनियसली सिविलियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर कर रहे थे, पर वो काफी लेट हो गया है ना। यहाँ पर एक हिस्ट्री मेंशन है, ये भी मैंने तुम्हारे लिए मेंशन किया है कि अराउंड 1961-88 के अराउंड हम सिविलियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर कर रहे थे, पर उसके बाद धीरे धीरे ये चीज डिसकंटिन्यू हो गई, डिसकंटिन्यू होगी, लेकिन वापस से इसको फिर से रिज्यूम किया जा रहा है। तो इससे जो हमारा स्वदेशी का जो टारगेट है कि हम हर फील्ड में स्वदेशी ला सके, वो भी प्रोमोट होगा।
Second is correct. Third, the aircraft is expected to support regional connectivity under the उड़ान scheme and strengthen the आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। तो आत्मनिर्भर स्वदेशी भारत इनिशिएटिव को तो सपोर्ट करेगा ही। अब उड़ान स्कीम को किस तरह से सपोर्ट करेगा? तो उड़ान माने क्या? उड़े देश का आम नागरिक। अब तुम्हारे हमारे जैसे आम नागरिक कैसे उड़ेंगे? हमें रीजनेबल रेट पे एयर सर्विसेज चाहिए कम्यूटेशन के लिए। उसके लिए हमें क्या चाहिए कि कैरियर ज्यादा से ज्यादा हो, और वही कैरियर्स बनाने के लिए तो ये पैक्ट साइन किया जा रहा है ना रस्किन कंपनी के साथ। सो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया करेक्ट। आपको ढूंढना था कि हाउ मेनी करेक्ट है, तो कितने हो गए? एक तो करेक्ट हो गए। आंसर क्या होगा? ओनली 2, राइट। आइए डिटेल पर। तो SJ-100 एयरक्राफ्ट की बात करें, इसका फुल नेम सुखोई सुपरजेट 100 है। ओरिजिन रसिया का है। ये ट्विन इंजन नैरो बॉडी शॉर्ट हॉल जेट एयरक्राफ्ट है जो अराउंड 103 पैसेंजर्स या 100 पैसेंजर्स को कैरी कर सकता है। आप यहाँ पे उसका एक इमेज देख सकते हो SJ-100 का, ठीक है। इसको अराउंड 3530 किलोमीटर के लिए एक बार में यूज किया जा सकता है। कॉमर्शियल पैसेंजर्स ऑपरेशंस के लिए मेनली यूज होगा। अब हम की हाईलाइट की बात करें तो HAL जब इसको बनाएगा तो ये हमारे स्वदेश निर्मित या इंडिजीनियस सिविल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग को प्रोमोट करेगा, जो कि 1961-1988 के टाइम पर चली थी पर धीरे धीरे डिसकंटिन्यू हो गई। इसके पीछे कई रीजंस थे। एक तो इंडिया में जो रेड टेपिज्म है, ब्यूरोक्रेसी या फिर पॉलिटिकल लेट लतीफी की वजह से जो रेड टेपिज्म चलता है, उस रेड टेपिज्म से भी रशियन कंपनी काफी नाखुश थी। फिर उसके बाद जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का फेज चल रहा था तो वी वर बिकमिंग क्लोज टू अमेरिका। हम लोग अमेरिका के थोड़े ज्यादा क्लोज हो रहे थे। रशियंस इससे भी थोड़े खुश नहीं थे। इन सब की वजह से डिसकंटिन्यू हो गया था। वापस से फिर से इसको रिवाइव किया जा रहा है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या होगा? 200 प्लस जेट्स फॉर रीजनल कनेक्टिविटी एंड 350 एडिशनल एयरक्राफ्ट इंडियन ओशन रीजन में ऑपरेट करने के लिए बनाए जाएंगे। सो ना सिर्फ डोमेस्टिक एयर कनेक्टिविटी बल्कि इंडियन ओशन रीजन में भी एयर कनेक्टिविटी को प्रमोट करने में ये वाला जो पैक्ट है, ये वाला जो डील है, वो हेल्प करने वाला है। ओके, हाँ, हाँ। कोयला शक्ति हमारा नेक्स्ट टॉपिक। कोयला शक्ति के बारे में सबसे पहले हम देखिए कोयला शक्ति क्या है। तो हम पीआईबी का एक अपडेट देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोल का। हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल? एक बार तुम ढूंढकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। सो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल का अपडेट क्या है? दैट कोयला शक्ति इज ए स्मार्ट कोल एनालिटिक्स डैशबोर्ड। कोल एनालिटिक्स डैशबोर्ड है। कोल एनालिटिक्स डैशबोर्ड है, स्मार्ट डैशबोर्ड है। अब जरा इस वर्ड को समझो तो तुम्हें एक चीज समझ में आएगा कि इस डैशबोर्ड से, इस पोर्टल से कोयला या कोल डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम को ना ज्यादा ट्रांसपेरेंट किया जाएगा, ज्यादा इसको यूजर के लिए सिंप्लीफाई किया जाएगा कि कोयला का डिस्ट्रीब्यूशन पर्टिकुलर किसी एक ही कंपनी को तो नहीं हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन सच में डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में किया जा रहा है। सॉरी, क्या आपको बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हर स्टेक होल्डर को उसके परफॉर्मेंस को देखकर, उसके नीड को देखकर किया जा रहा है कि नहीं है। रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पा रही हो कि नहीं है। परफॉर्मेंस ट्रैकिंग हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीजें ना इस डैशबोर्ड से मालूम की जाएंगी, कोयला शक्ति डैशबोर्ड, ठीक है। सो ये मेन पर्पस होगा कोयला शक्ति डैशबोर्ड का। अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? that it has been developed by Ministry of Coal, Government of India as a centralized database और digital platform for real time monitoring of coal sector operations। बिल्कुल रियल टाइम पर कोल सेक्टर ऑपरेशंस को मॉनिटर करने के लिए कोयला शक्ति डैशबोर्ड बनाया गया है। बिल्कुल सही है जी। The dashboard aims to improve transparency, operational efficiency and coordination in the coal supply chain। coal supply chain और बेहतर बने, operational efficiency promote हो, transparency different stakeholders के बीच हो, यही इसका पर्पस होगा कोयला शक्ति का। अभी डिस्कस किया हमने, सेकंड भी करेक्ट। It primarily focuses on financial management and subsidy allocation। सब्सिडी एलोकेशन कहीं भी जगह नहीं है। तुमको यहाँ पर कहीं भी देखो, यहाँ पर कहीं सब्सिडी एलोकेशन दिख रहा है? सब्सिडी एलोकेशन कोयला शक्ति सब्सिडी एलोकेशन के लिए नहीं है। सब्सिडी एलोकेशन करने का काम अगर गवर्नमेंट को करना है तो वो डायरेक्टली कर सकती है, वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे करेगी। कोयला शक्ति का काम है कोयला के डिस्ट्रीब्यूशन में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी लाना, सब्सिडी एलोकेशन करने का काम नहीं करना। सो थर्ड रॉन्ग हो गया। करेक्ट ढूंढना था मैं, आंसर क्या होगा? 1 and 2 ओनली। सब्सिडी एलोकेशन इसका टारगेट नहीं है, याद रखिएगा, प्राइमरी टारगेट नहीं है। अब हम इसको डिटेल में देखें कोयला शक्ति को अगर, तो कोयला शक्ति मिनिस्ट्री ऑफ कोल इसको डेवलप कर रही है। एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जिसका पर्पस होगा डेटा को यूज करके डिसीजन मेकिंग को ट्रांसपेरेंट बनाना, ऑपरेशनल एफिशिएंसी लाना। क्यों ऑपरेशनल एफिशिएंसी लाना? क्योंकि इंडिया में ना कोल की अपनी रेलेवेंस है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है कोल का आफ्टर आवर नॉट सो प्यारा पड़ोसी चाइना। मतलब प्रोडक्शन की भी बात करें और कंजम्पशन की भी बात करें तो इन दोनों में इंडिया सेकंड पोजीशन पे है चाइना के बाद। कंजम्पशन में हम तो इतने ज्यादा आगे हैं कि हमको 15% कोल अपना बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। वो इसलिए इंपोर्ट करना पड़ता है कि इंडिया में जो कोल मिलती है ना उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है।
कौन कौन सी वैरायटी की कोल मिलती है वो भी आगे मैंने मेंशन किया है गवर्नमेंट सोर्सेस को ही लेकर। बट क्वालिटी पुअर होने की वजह से, सिंस हमें अच्छे क्वालिटी के कोल चाहिए जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, जिसमें एस का कंटेंट, राख का कंटेंट कम हो, उसके वजह से हमें 15% तक इंपोर्ट करना होता है। कोयला शक्ति से ना इन सब चीजों को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। कोल डिपॉजिट जो हमें मिलते हैं मेनली हमारे ईस्टर्न एंड साउथ सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट में, जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन रीजन में अराउंड 70% ऑफ इंडिया कोल मिलते हैं। वैसे कोयले के कुछ माइंस आपको जम्मू एंड कश्मीर में भी मिलेंगे, बट मोस्टली 70% इन रीजन में, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वाले रीजन में, है ना। चलिए, अब हम कोयला शक्ति की बात करते हैं। तो कोयला शक्ति का पर्पस क्या हो जाएगा? यूनिफाइड विजिबिलिटी, एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है तो यूनिफाइड विजिबिलिटी रहेगी, एनीवन कैन एक्सेस इट, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगा, रियल टाइम अपडेट होगा डाटा का, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग होगी। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग क्या होता है? इससे ना ट्रांसपेरेंसी प्रमोट होती है। फॉर एग्जांपल, सपोज कि तुम मिनिस्ट्री ऑफ कोल में काम कर रहे हो, या फिर तुम क्या हो, एक कॉन्ट्रैक्टर हो, तुम्हारा एक बिजनेस है एंड तुम्हें कोल चाहिए। तुमने पहले भी जो कोल परचेज किया था गवर्नमेंट से, आपने जो कोल लिया था, परचेज किया हो, लीज पे लिया हो, जैसे भी लिया हो, और फिर आपने परफॉर्मेंस भी अच्छा दिखाया कि उस कोल का यूज करके आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया, या जिस भी पर्पस के लिए आपने लिया, आपने एनवायरमेंट का भी ध्यान रखा, आपने सारे ड्यूटीज भी सही किए, ये सारा रिजल्ट ना उस पोर्टल पे दिखना चाहिए, ताकि अगले बार जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में, जब आप किसी बिड में परफॉर्म करो, तो डाटा के अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग हो, कोई फेवरेटिज्म ना हो। ये सारी चीज कोयला शक्ति से इंश्योर किया जाएगा, एंड दैट्स व्हाई ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी वुड बी इंश्योर्ड। एंड सो इट हैज वेरी सिग्निफिकेंट इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोल सेक्टर, जो कि काफी मोनोपोलाइज होता है एजेंट्स की वजह से। ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए, आत्मनिर्भरता इंश्योर करने के लिए भारत को कोल के सेक्टर में 15% तक कोल, यहां पे मैंने तुम्हें भी दिखाया ना कि 15% तक कोल हम इंपोर्ट करते हैं। हम इस चीज को भी कंट्रोल करेंगे अगर हम कोल के डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर कर पाए, एनर्जी सिक्योरिटी मेंटेन करने का काम करेंगे। ये सारे सिग्निफिकेंट्स है हमारे कोयला शक्ति प्लेटफॉर्म की। अब हम जरा कोल के बारे में और बात करें तो एक और पोर्टल है जिसके बारे में तुम्हें मालूम होना चाहिए। कौन सा पोर्टल? उत्तम पोर्टल। उत्तम माने अनलॉकिंग ट्रांसपेरेंसी बाय थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ माइंड कोल। ये नाम ही अपने बारे में बताने के लिए काफी है कि यहाँ पे ना थर्ड पार्टी को यूज करके, मतलब पर्टिकुलर किसी और पार्टी को यूज करके जिनके पास एक्सपर्टाइज है, कोयला की क्वालिटी को इंश्योर किया जाएगा। ये भी इंश्योर किया जाएगा कोयले की क्वालिटी के साथ साथ कि ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी कोल की क्वालिटी में है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट की ही एजेंसी, गवर्नमेंट की भी कई एजेंसी होती है जो कि कोल की क्वालिटी को चेक करती है, पर हम जानते हैं ना कि टेबल के नीचे से भी मिठाई का डब्बा पहुंचता है जिससे हर क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। अब वो चीज ना हो, ट्रांसपेरेंसी रहे, दैट्स व्हाई उत्तम पोर्टल के अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी असेसमेंट करवाया जाएगा किसी प्राइवेट एजेंसी के थ्रू। ये चीज ट्राई किया जाएगा कि वहां पे टेबल के नीचे मिठाई ना बटे और कोयले की जो क्वालिटी है वो सच में इंश्योर हो। इसको कब लॉन्च किया गया था उत्तम पोर्टल को? 2018 में। ठीक है, ये भी याद रखना। बाकी इंडिया में कोल की बात करें तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस एंड लिग्नाइट, साथ ही साथ पीट भी मिलता है, बट मेनली ये 4 टाइप के आपको कोल्स मिलते हैं। एंथ्रासाइट सबसे हाईएस्ट ग्रेड कोल होता है, लेकिन इंडिया में बहुत कम अमाउंट में मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर रीजन में स्मॉलर क्वांटिटी में मिलता है। बाकी बिटुमिनस हमारे यहाँ इंडिया में काफी अच्छे अमाउंट में मिलता है, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ में सब बिटुमिनस, लिग्नाइट भी मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम। आप यहां देख सकते हो एक न्यूज अपडेट दैट 72 नेशंस साइंड लैंडमार्क यूएन ट्रीटी टू टैकल साइबर क्राइम। व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडिया? बिकॉज इंडिया हैज नॉट येट साइंड इट। इंडिया ने इसको नहीं साइन किया है। 72 नेशंस ने रिसेंटली वियतनाम हनोई में इसको साइन किया है, ये अक्टूबर 2025 की, जब जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, बट इंडिया इसका मेंबर नहीं। चलिए देखें, पहला स्टेटमेंट क्या है? इट इज द फर्स्ट एवर यूनिवर्सली लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क टू एड्रेस साइबर क्राइम। बिल्कुल, ये दुनिया का पहला ऐसा फ्रेमवर्क है, यूनिवर्सल लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है, जो साइबर क्राइम को एड्रेस करता है। India has not signed the UNCC due to its concern over a potential conflict with constitutional privacy protection and freedom of expression. अगेन ये भी सही है, इंडिया ने जब साइन नहीं किया तो इंडिया ने ये चीज बोला कि हमारे यहाँ जस्टिस पुट्टू स्वामी केस के अकॉर्डिंग, ये बात हम, ये सब तो तुम्हें पढ़ाई है पहले भी, कि जस्टिस पुट्टू स्वामी केस के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ जो राइट टू प्राइवेसी है ना, वो फंडामेंटल राइट का पार्ट है। हालांकि गवर्नमेंट कितना एड्रेस करती है, कितना इंश्योर करती है, वो तो तुम भी जानते हो, पर इंडियन गवर्नमेंट ने यही चीज यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे बोला कि उस चीज को इंश्योर करने के लिए भैया हम इस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन का पार्ट नहीं बन सकते। सो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। करेक्ट ही ढूंढना था, आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2। ओके, चलिए फिलहाल हम इस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने दिसंबर 2024 में अडॉप्ट किया था, और रिसेंटली 72 मेंबर्स ने इसको दोबारा से साइन करने का काम कहां पर किया है? हनोई, वियतनाम में।
इसको डेवलप किसने किया है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, यूएनओडीसी नाम की ये जो ऑफिस है, इसने ही इस कन्वेंशन को, इस कन्वेंशन के जो भी मेजर्स हैं उसको डेवलप करने का काम किया है। ऑब्जेक्टिव एकदम सिंपल है, इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर कोऑपरेशन को बढ़ाना साइबर क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए। नेशनल लॉज जो है वो नेशनल लॉज ग्लोबल इस यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हो, वो हार्मोनाइज करने का काम करना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसको लेकर भी थोड़ा कंसर्न है। क्रॉस बॉर्डर शेयरिंग ऑफ डिजिटल एविडेंस, ये चीज भी इंश्योर करना। कई बार क्रॉस बॉर्डर डिजिटल एविडेंस नहीं शेयर हो पाते हैं, जिसके वजह से एक क्रिमिनल किसी दूसरे कंट्री में बैठकर किसी थर्ड कंट्री के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम करता है। ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए प्राइवेसी भी इंश्योर करना। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लेकर भी कंसर्न अपनी जाहिर कर चुकी है। ये दुनिया की पहली ऐसी इंटरनेशनल ट्रीटी होगी जो कि क्रिमिनल जस्टिस ट्रीटी होगी पिछले 20 साल की, और साथ ही साथ द फर्स्ट फ्रेमवर्क फॉर एड्रेस साइबर क्राइम। ये जो फर्स्ट वाले पॉइंट्स हैं इसको याद रखें आप, प्रीलिम्स के लिए बड़े काम आते हैं। अब इंडिया की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस के इस प्लेटफॉर्म पे इंडिया बोल रहा है कि हम नहीं जा रहे हैं, हम नहीं साइन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ये जो पुट्टू स्वामी जजमेंट वाले इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट करेगा। हम कम से कम बोलने के लिए ही भारतीय सरकार ने बोला कि हम राइट टू प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करते हैं। बाकी कितनी रिस्पेक्ट करते नहीं करते हैं तुम्हें भी पता है, रोज फोन कर करके आपको रोज कॉल मैसेज आते होंगे, कॉल आते होंगे जब इलेक्शन स्टेट में या लोकसभा के शुरू होते हैं, वहां पर भी प्राइवेसी कितनी अच्छी इंश्योर होती है, ऑल यू नो। खैर ठीक है, और बाकी हम बैकग्राउंड की देखें। इंडिया ऑल्सो डिड नॉट साइन द बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम। इंडिया ने बुडापेस्ट कन्वेंशन और साइबर क्राइम को भी नहीं साइन किया है, नहीं एक्सेप्ट किया था। ठीक है, तो इन दोनों केस में इंडिया अभी भी यूनाइटेड नेशंस के साथ अपने ताल्लुकात नहीं रखता है, जबकि इंडिया में साइबर क्राइम के केसेस काफी बढ़ चुके हैं। 31.2% बढ़े हैं 2022 से, और बिल्कुल बढ़ेंगे। आज किसी की भी पर्सनल आइडेंटिटी को हार्म पहुंचाने के लिए कई टाइप के मैनिपुलेशन पॉसिबल्स हैं, एआई है, चैट जीपीटी है, डीप फेक है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। स्पेशली सबसे ज्यादा केसेस कर्नाटका में दिखे, जो कि वैसे इंडिया के आईटी पार्क का भी पार्ट होता है, या इंडिया के सिलिकॉन वैली भी बोली जाती है कि कर्नाटका में है, पर यहाँ पे सबसे ज्यादा साइबर क्राइम भी है। बाकी कई देशों में भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, फ्रॉड के लिए, एक्सटॉर्शन के लिए, इमेज मलाइन करने के लिए, दंगे फैलाने के लिए भी साइबर क्राइम किए जाते हैं। ठीक है, चलिए हम साइबर क्राइम एंड सिक्योरिटी को भी मैंने थोड़ा सा यहाँ तुम्हारे लिए मेंशन कर दिया है कि साइबर क्राइम कंप्यूटर्स को यूज करके या इंटरनेट को यूज करके डिफरेंट कंप्यूटर यूजर्स को टारगेट करना। ये टारगेट करना कभी कभी रैंसम के लिए किया जाता है, कभी उस सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए किया जाता है, कभी हेट स्पीच दंगे प्रमोट करने के लिए किया जाता है, कभी फ्रॉड के लिए किया जाता है, कभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए किया जाता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए किया जाता है ना। ये सारी चीजों के लिए साइबर क्राइम किए जाते हैं, एंड इन सबसे सिक्योरिटी जो बनाई जाती है उसे ही साइबर सिक्योरिटी बोला जाता है। इंडिया में सर्ट इन नाम का जो प्लेटफॉर्म है, दैट्स मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर साइबर सिक्योरिटी। ओके, अब हम फिफ्थ टॉपिक पर आते हैं। तो फिफ्थ टॉपिक है हमारा नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन, एनएससी। क्यों यूं न्यूज में रहा? क्योंकि यूनियन जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, जो कि पहले मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी थे, श्री शिवराज सिंह चौहान, ही इनॉग्रेटेड नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन। एक स्टेट ऑफ द आर्ट सीड प्रोसेसिंग प्लांट है, सीड प्रोसेसिंग प्लांट है। तो नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन से हमें ये चीज मालूम पड़ा कि ये सीड प्रोसेसिंग प्लांट है। ठीक है, वर्चुअली इनॉग्रेट इन्होंने किया है। ये जो सीड प्रोसेसिंग प्लांट है, इट इज लोकेटेड एट बरेली, धरवाड़, हसन, सूरतगढ़ एंड रायचूर। मतलब ना डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में ये सीड प्रोसेसिंग प्लांट स्टार्ट किया जा रहा है, सिर्फ पर्टिकुलर एक स्टेट में नहीं, अलग अलग स्टेट्स में, जिससे कि हाई क्वालिटी सीड्स फार्मर्स के लिए, पीछे हूं, हाई क्वालिटी सीड्स फार्मर्स के लिए अवेलेबल हो सके। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है? द नेशनल सीड कॉर्पोरेशन इज अ मिनी रत्न कंपनी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये चीज याद रखो, ये एक फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है कि बिल्कुल नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन जो है उसको एक मिनी रत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड्स ऑफ वेरियस क्रॉप्स टू फार्मर्स। बिल्कुल यही एक पर्पस है कि डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग प्लेसेस पे अच्छी क्वालिटी के सीड्स का प्रोडक्शन हो और फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। Seed Management 2.0 launched by NSC is a digital platform for tracking agricultural credit flow to seed producers. एक्चुअली एग्रीकल्चरल क्रेडिट फ्लो सीड प्रोड्यूसर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं, ये जो सीड मैनेजमेंट 2.0 भी है ना, ये डायरेक्ट फार्मर्स को सीड डिलीवरी के लिए है, इनका सीड प्रोड्यूसर से लेना देना नहीं है डायरेक्टली। सो 1 and 2 आर करेक्ट, थर्ड इज रॉन्ग, करेक्ट ढूंढना था, आंसर क्या होगा? ए, 1 and 2 ओनली।
आइए नेशनल सीड कॉर्पोरेशन को देखते हैं। तो एक मिनी रत्न कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इसका ऑब्जेक्टिव है सर्टिफाइड सीड्स के प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर बनाना, जिससे कि हाई यील्डिंग वैरायटी जो सीड्स की होती हैं वो देश के हर एक किसान को हर एक रीजन में मिल सके। कहा जाता है कि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का ज्यादा फायदा इंडिया के वेस्टर्न या नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में जो हमारे फार्मर्स थे, पंजाब हरियाणा वाले, उनको ज्यादा हुआ। उनको हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स भी मिली, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स के साथ साथ फर्टिलाइजर्स का भी बेनिफिट मिला। अब ये जो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है, ये हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को अलग अलग स्टेट्स में भी प्रोवाइड करेगा, यही मेन टारगेट रखा गया है। 1963 में इसे स्टैब्लिश किया गया था मिनी रत्न कंपनी के अकॉर्डिंग। अभी इसके कई और ब्रांचेज ओपन किए गए। मेजर फंक्शन अगर हम देखें नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का, तो सीड प्रोडक्शन एंड सप्लाई है, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना सीड प्रोडक्शन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, सप्लाई चेन को बेहतर करना, साथ ही साथ गोडाउन्स बनाना जहां पर कि ये सीड्स स्टोर किए जा सके, इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी बनाए रखना। इंटरनेशनल कोऑपरेशन मतलब ग्लोबल लेवल पे बाकी और भी जो सीड को प्रोड्यूस करने वाले बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं या हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड से लेकर जो कुछ भी नया R&D होता है, उस R&D को यूज करना भी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का काम होता है। सीड मैनेजमेंट 2.0 नाम का इनका जो डिजिटल सर्विस है, ये ऑनलाइन सीड बुकिंग प्लेटफॉर्म के रूप में भी वर्क करता है कि अगर फार्मर्स को या ग्रुप ऑफ फार्मर्स को हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स चाहिए तो वो ऑनलाइन आकर यहाँ पर अपने सीड्स के रिक्वायरमेंट को फिल कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ मॉडर्न सीड प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में भी सीड मैनेजमेंट 2.0 काम करेगा। ठीक है, ये दोनों सीड मैनेजमेंट 2.0 के प्राइमरी पर्पस होंगे। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पर चलते हैं। तो कल का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन था कफाला सिस्टम का। कफाला सिस्टम देखो क्या होता है, ये एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है जो कि माइग्रेंट वर्कर्स और माइग्रेंट वर्कर्स के जो लोकल स्पॉन्सर्स होते हैं या जो लोकल एम्प्लॉयर्स होते हैं उनके बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा माइग्रेंट वर्कर होगा ना, वो सिर्फ उसी एम्प्लॉयर के अंडर काम कर सकेगा। इसी को कफाला सिस्टम बोलते थे और बाइंडिंग होता है। अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो फिर लीगली आपको ऊपर केस चलेगा। कई देशों में ऐसा फॉलो किया जाता था, जिसकी वजह से जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स होते थे उनको बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि इफ दे आर नॉट हैप्पी विद देयर एम्प्लॉयर बट फिर भी दे वर नॉट एबल टू चेंज देयर जॉब्स। इस चीज को खत्म करने का काम बहराइन ने शुरू किया जब 2009 में उसने कफाला सिस्टम को कैंसिल कर दिया था। उसके बाद बाकी भी कई मिडिल ईस्ट नेशंस हैं, जैसे यूएई ने 2015 में कैंसिल करने का काम किया एंड रिसेंटली अब सऊदी अरेबिया इस कफाला सिस्टम को खत्म करने जा रही है। सो अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। कफाला सिस्टम हमने समझ लिया, अब जरा हम इस क्वेश्चन को देखें। तो पहला स्टेटमेंट क्या था, इट रेफर्स टू अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर लोकल स्पॉन्सर और लोकल एम्प्लॉयर। बिल्कुल सही बात है, लोकल एम्प्लॉयर और उसके लोकल जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके बीच का बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है हमारा कफाला सिस्टम। सऊदी अरेबिया हैज डिसाइडेड टू रिप्लेस द कफाला सिस्टम, एकदम सही है। द फर्स्ट कंट्री इन द मिडिल ईस्ट टू एबॉलिश इट, नहीं ये फर्स्ट कंट्री तो नहीं है ना बाबू, फर्स्ट कंट्री तो बहराइन था, फिर उसके बाद यूएई ने भी किया, अभी सऊदी अरेबिया 2025 में करने वाली है, तो सेकंड रॉन्ग हो गया। हमें करेक्ट ढूंढना था, आंसर क्या होगा, ए, वन ओनली। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों का आंसर मैंने कफाला का गलत आंसर देखा था, आप सही कर लीजिएगा, राइट। इसलिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस के भी एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुना करो। दूसरा था गुरुचरण यात्रा। गुरुचरण यात्रा, गुरुचरण यात्रा क्या है, यहाँ पर ना जोरे साहिब, जोरे साहिब मतलब गुरु गोविंद सिंह जी के जो जो उनके जो सेक्रेड सैंडल्स हैं, मतलब उनके जो खड़ाऊ हैं, है ना, हम अगर आप सिंपली आपको हो तो पाँव में पहनने वाली चप्पल कह लो या जूती कह लो, उनके खड़ाऊ कह लो, उसको जोरे साहिब बुलाया जाता है, पैर में पहना जाता है ना, तो वो भी सेक्रेड है, राइट। जो भी हमारे सिख भाई बंधु हैं उनके लिए बड़ा सेक्रेट है, बाकी लोगों के लिए भी, कि इसे गुरु गोविंद सिंह जी ने पहना था। अभी रिसेंटली उसका एक प्रोसेशन स्टार्ट हुआ है नई दिल्ली से लेकर जहां उनकी जन्मस्थली है पटना बिहार, गुरुद्वारा पटना साहिब जिसको बुलाते हैं, वहां तक के लिए। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गुरुचरण यात्रा को लेकर सही हुए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी इसको भी मेंशन किया था अपने स्पीच में। ठीक है, सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पटना साहिब गुरुद्वारा जो है ये गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि है। 10वें गुरु सच्चे बादशाह गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि पटना साहिब। अभी उनके जोरे साहिब मतलब उनके पांव में पहनने वाले जो खड़ाऊ थे, जो जूतियां थी, जो सेक्रेड मानी जाती हैं जूतियां, जो खड़ाऊ, उनका प्रोसेशन न्यू दिल्ली से बिहार पटना के लिए भी स्टार्ट हुआ था। इसी को गुरुचरण यात्रा बोलते हैं। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको करेक्ट ढूंढना था। आंसर क्या हो जाएगा, सी, 1 इंटू बोथ। ठीक है, अब आज के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आ जाओ। तो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इंपीचमेंट से रिलेटेड।
क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, तो आपको ये इसके डिटेल आपको, या तो आपने पॉलिटी की क्लासेस पहले से कर रखी हैं तो अपने नोट्स में पढ़िए, नहीं कर रखी हैं तो आप बुक्स में जाकर देखिए, स्टडी मटेरियल में देखिए, पर मुझे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आंसर चाहिए तुमसे। और दूसरा भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ये थोड़ा सिंपलेस्ट नेचर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2015 का, साइक्लोन से रिलेटेड है, पर ये क्वेश्चन सिंपलेस्ट नेचर का है बिल्कुल जैसा मैंने कहा। पर जब इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढोगे ना, तो तुमको एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा कि क्यों साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में साइक्लोन्स नहीं आते हैं या रेयरली आते हैं। तो ये दोनों आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए। अक्टूबर का ये लास्ट प्री सिक्योर का सेशन था, अब नवंबर का प्री सिक्योर मंडे से स्टार्ट होगा। जो नवंबर 6 को आपका जो स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, उसके लिए आप अक्टूबर के डीसीए जो कि स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर है, और प्री सिक्योर, इन दोनों को अक्टूबर का आप रिवाइज कर लीजिए, ताकि 6 नवंबर को होने वाले स्कॉलरशिप टेस्ट में आप परफॉर्म कर सके। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लिंक कमेंट में अवेलेबल है, पीडीएफ भी कमेंट में अवेलेबल है इस स्लाइड का, वहां से डाउनलोड कीजिए, पढ़ाई कीजिए। ओके, सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।